हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन ऑन सुनी पीसीएस मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2। हमने पार्ट फर्स्ट कर लिया है। किस तरह से यूरोपियंस का आगमन हुआ था इंडिया में हम देख चुके हैं। अब उससे आगे हम बढ़ते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को हम देखते हैं, जिसमें मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट रिबेलियंस और उससे पहले मैं आपको सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, जो कुछ ऐसी नीतियां हुई हैं इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेशली, जो देखी जाए तो काफी ज्यादा निर्णायक सिद्ध हुई है इंडियन जो आपका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। राइट, सो आपका मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2 ये हो जाएगा और इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सब्सिडरी अलायंस की तरफ। लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। बीपीएससी को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए मैं आपको जो ये मटेरियल है यूपीएससी पॉइंट ऑफ जो है आपका एक तरफ से डेप्थ का जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कर रही हूँ, बट आप लोग इसको बीपीएससी के मेंस में भी यूज कीजिएगा तो कोई आपका जो नुकसान नहीं होगा। बहुत अच्छे ये नोट्स हैं आपके लिए, ठीक है। तो सुनिए, पीसीएस की तरफ से मैं आपको ये एक तरह से फ्री में इतना बढ़िया कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, लेट्स टॉक अबाउट इट। लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था और जो गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805 तक, और इसमें सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन्होंने जो आपका एक पूरा एम्पायर इंडिया में बनाने के लिए यहाँ पर किया था। ये किसी भी इंडियन रूलर को यहाँ अपने जो है अंडर मिलाने के लिए क्या करते थे कि पहले उसको कंपेल करते थे कि किसी तरीके से वो कमजोर एक कड़ी उसकी हाथ लग जाए, और फिर वो उसको मिलिट्री जो है असिस्टेंस थोड़ा सा दे के फिर बाद में पूरा जो है वो पूरा राज्य अपने अंदर मिला लिया जाता था। इसी को सब्सिडरी अलायंस कहा जाता है, ठीक है। So, and to pay a subsidy for its maintenance. In addition, the Indian ruler was required to consent to the posting of a British resident in his court. उसके कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट का भी होना अनिवार्य था, और उल्टा ब्रिटिश को पैसे भी देने पड़ते थे। उसके अंडर ब्रिटिश रेजिडेंट को वहां पर रखना कंपलसरी भी होता था, और साथ के साथ यहाँ पर बाद में अपना पूरा राज्य ब्रिटिश एरा के अंडर अपना सौंपना भी होता था। तो एक तरह से ये पूरी की तरह चारों तरफ से जो है ये जो आपकी टेरिटरी है उस पर खतरा था, ठीक है। तो ये पूरी टेरिटरी सब्सिडीज इसके अंदर जो है दी जाती थी। ओवर 100 स्मॉल एंड लार्ज इंडियन स्टेट साइंड एंड सब्सिडरी ट्रीटी ड्यूरिंग वेलेस्ली 7-year reign। तो 7 साल के इस छोटे से पीरियड में लगभग 100 से ज्यादा जो पार्ट है, जो हिस्से हैं इंडिया के, वो इंग्लिश टेरिटरी के अंदर आ गए थे, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली इन्होंने सब्सिडरी अलायंस इसको प्रोवाइड किया था। याद रखना, क्वेश्चन यहीं से आएंगे या फिर अलग अलग टेन्योर पूछे जाएंगे आपसे। जितने भी आपके गवर्नर जनरल फ्रॉम बंगाल टू इंडिया रहे हैं, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग से आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक तक, आपका सब आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो आपका लास्ट जो हो जाएंगे, ठीक है। देन फिर वॉइस रॉय भी हो जाएंगे, तो वहां से आपसे क्वेश्चन आते हैं उनके टेन्योर में कौन कौन सी चीजें हुई हैं, ठीक है। अंडर द सिस्टम द इंडियन रूलर कुड नॉट हायर एनी यूरोपियन विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिश। ही वाज आल्सो अनेबल टू नेगोशिएट विद एनी अदर इंडियन रूलर विदाउट फर्स्ट कंसल्टिंग द गवर्नर जनरल, राइट। तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते अपने राज्य में गवर्नर जनरल से डिस्कस किए बिना। सब्सिडरी अलायंस समझ आ गया, इतना ही ये जरूरी है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति, जो आपको पता है लॉर्ड डलहौजी ने दी थी, जो गवर्नर जनरल आपके रहे थे 1848 से 1856 तक। ये टाइम पीरियड आपके लिए जरूरी है, ठीक है। और इसके बाद ये देखा जाए तो इसमें ये एक इंडियन रूलर थे जो अगर कोई किसी राज्य का बिना किसी हेयर और हेयरस के मर जाते थे, यानी कि अपना कोई उनका बायोलॉजिकल बेटा नहीं है अगर किसी राज्य के राजा का, तो वो राज्य ऑटोमेटिकली चला जाएगा आपका ब्रिटिश एम्पायर में। तो उसके लिए कोई युद्ध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ट्रीटी ही उन्होंने एक ऐसी बना दी, एक ऐसी जो है नीतियां बना दी यहाँ पर अंग्रेजों ने, कि पूरा का पूरा सिस्टम उनके अंडर काम करने लगा, ठीक है। और कौन कौन से राज्य इसके अंदर आते थे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 सबसे लास्ट में। और 1857 जो रिवोल्ट था, वो उसका एक रीजन भी ये रहेगा कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ने एक तरह से आग में घी का काम किया था, ठीक है। और फाइनली 1856 में कंपनी ने अवध को भी जो है जब कंट्रोल में ले लिया, तब वहां की जो है लोगों को या ये फील हुआ कि किस तरह हम गुलाम बनते जा रहे हैं।
धीरे धीरे अंग्रेजों के, क्योंकि अवध से ही मैक्सिमम जो है सैनिक आपके इंग्लिश जो है आपकी मिलिट्री में काम करते थे। और जब उनको लगा कि यहाँ पर उनके राजा की कोई अब हैसियत नहीं रही है, अब उनकी कोई हैसियत नहीं रही है, तब उन्होंने रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये ब्रिटिश कंपनी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये एक रीजन रहेगा इसका, राइट। तो मिस गवर्नमेंट बोल के नवाब से उनका जो है पूरा हिस्सा छीन लिया उन्होंने, राइट। तो ये आपका मेन हो जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग ने ये जो नीति है चलाई थी 1813-23 के बीच में, इनका जो टेन्योर है वो रहा है। इसमें कंपनी क्या क्लेम करती थी कि इसकी अथॉरिटी है ना, ये पैरामाउंट यानी कि सबसे ऊपर है, इससे ऊपर और कोई नहीं है इंडिया में, चाहे कोई राजा हो या रानी हो, सबसे ऊपर अब ब्रिटिश एम्पायर है। इट कुड एनेक्स एंड थ्रेटन टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। अब लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज ये अब उनके जो है उनके अकॉर्डिंग ही गाइडेड की जाने लगी। अब जैसे जैसे रशियन इन्वेजन का फियर इंडिया में बढ़ता गया, तब ये सब जो है जो ब्रिटिश जो एम्पायर थी, उन्होंने क्या सोची कि पहले जो बंगाल था, बंगाल से लेकर अब थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है सारा ध्यान जाना चाहिए, कहीं रशिया ना एंटर कर दे अफगानिस्तान के रास्ते। तो यहाँ पर 1838 और 1842 के बीच में इन्होंने एक लंबा अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा अफगानिस्तान में, जिसमें कंपनी की हालत थोड़ी सी खराब भी हो गई, ठीक है। और सिंध हैड बीन टेकन ओवर, पंजाब वाज एनेक्स्ड इन 1849, जब आपका राजा रंजीत सिंह का टाइम पीरियड था ये, ठीक है, उस समय पे ये एनेक्स कर लिया गया पंजाब को भी। अब ब्रिटिश रूल जो है 1857 से पहले उनका रेजिस्टेंस किया गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है करप्ट प्रैक्टिसेस, हार्श एटीट्यूड जो भी इनकी कंपनी की रही, वो सब लोगों को समझ आने लगी, और यही एक रीजन हुआ कि 1857 का रिवोल्ट भी शुरू हो गया। अब रेजिस्टेंस का ओरिजिन कहां से माना जाता है कि प्री कॉलोनियल जो एरा था, उसमें पॉपुलर अपराइजिंग जो है रूलर्स के खिलाफ होने लगी, और स्टेट्स का हाई लैंड इनकम डिमांड, करप्ट एक्टिविटीज, हार्श एटीट्यूड्स, ये सब कुछ रीजन हुए। देयर वाज नो वन टू लिसन टू देयर कंप्लेंट्स, मतलब आम लोगों की कंप्लेन अगर कोई करने जाए तो कहाँ करने जाए, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, सिर्फ लूट मार मची हुई थी। कॉलोनियल लीगल सिस्टम ऐसा कुछ नहीं था, लीगल सिस्टम में जज उनके, वकील उनके, और फैसले उनकी तरफ, तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे आम आदमी को राहत मिल सके, राइट। तो इस वजह से आम लोग, ट्राइबल लोग, पीजेंट लोग, किसान लोगों ने रिवोल्ट करना ही बेहतर समझा, ठीक है। अब इसके कॉजेज क्या क्या थे। अब कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ये मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ, नेक्स्ट क्लास में आएगा शायद ये टॉपिक, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए सिर्फ वही टॉपिक और डिटेलिंग बताई है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ना कि आपको एक जो है वन बाय वन जो है पूरा एक मैं पूरा चार्ट आपको बता दूं कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। ये छोटे एग्जाम्स के लिए चीजें आती हैं। आप लोगों का एक सिविल सर्विसेज जो आपका लेवल है, उस लेवल की मैं आपके लिए नोट्स और आपकी तैयारी जो है यहाँ पर कराऊंगी, ठीक है, जो आपके प्रीलिम्स में साथ ही साथ मेंस में भी आपके काम आए। ये शून्य पीसीएस की तरफ से आपको प्रेजेंट किया गया है। Okay, exploitation in rural life is being accompanied by the increase in the number of intermediary revenue collector। बीच अगर कुछ बचा कुचा था तो बिचौलिए खा जाते थे, राइट। जो टेनेंट है, मनी लेंडर्स है, रेवेन्यू कलेक्टर है, इस तरीके से किसी भी तरीके से जो है आपका रेवेन्यू है और जो टैक्सेस हैं पीजेंट से ज्यादा लिए जाते थे और उनका शोषण किया जाता था, ठीक है। अब ये मैन्युफैक्चर्ड, ब्रिटिश मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ही खरीदने होते थे, ये उनकी कंपल्शन होती थी ना। जो आपका नील की खेती, ये आपको पता है, दीन बंधु मित्र, ये क्वेश्चन भी आया है, किसने जो नील दर्पण है, नील की खेती के ऊपर बेस्ड है, वो याद कीजिए, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्री से। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आते रहे हैं, राइट। और इसके बाद सिविल अपराइजिंग। अब हम ध्यान से आप मुझे पढ़े, यहाँ पे पढ़िएगा, मुझे सुनिएगा कि सिविल अपराइजिंग अलग अलग जो है हिस्से में किस प्रकार अंग्रेजों के अगेंस्ट जो है खड़ी हुई थी, कौन कौन से हुए थे, तो उसमें कौन कौन शामिल थे। सिविल मतलब जो आम आदमी जो होते थे, इसमें आपकी ऐसी अपराइजिंग, ऐसी लड़ाइयां शामिल हो जाएंगी जिसमें डिसेंडेंट्स, फॉर्मर जमींदार्स, लैंडलॉर्ड्स, पॉलीगर्स, एक्स रिटेनर्स एंड ऑफिशियल ऑफ कॉन्कर्ड, ये यहाँ पर शामिल हो जाएगा। और पावर बिल्डिंग क्लासेस जो हो जाएंगी, वर एट द हार्ट ऑफ दीज अपहील्स, मेजॉरिटी ऑफ सपोर्ट ये केम फ्रॉम रैक रेंटेड पीजेंट्स, जॉबलेस क्राफ्ट्समैन, मतलब सबकी एक तरह से जॉब चली गई थी। क्यों? क्योंकि मोनोपोली हो गई थी आपकी कंपनी की, उनके रूल की। वो चाहते थे कि प्रोडक्ट वही उगाएं, वही बेचें, वही प्रॉफिट कमाएं, किसी भी तरह से फायदा इंडिया के किसी भी फॉर्म ऑफ पीपल को नहीं हो रहा था, चाहे वो क्राफ्ट्समैन हो, चाहे वो पीजेंट्स हो, चाहे वो सोल्जर्स हो, चाहे वो आम आदमी ही क्यों ना हो, राइट।
अब कॉजेज ऑफ सिविल अपराइजिंग आपसे बताऊंगी मैं कि इसमें जो रैपिड चेंजेस इकोनॉमी में हो रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहे थे, लैंड रेवेन्यू में हो रहे थे, वो इसका मेन रीजन हो रहा था। सेवरल जमींदार्स और पॉलीगार्ड्स ये भी अपना कंट्रोल जो है अपनी खुद की जमीन पर खो चुके थे, किसकी वजह से? इंग्लिश पीपल, इंग्लिश रूल की वजह से, और ये भी उनके खिलाफ हो गए थे। ठीक है, ट्रेडिशनल जमींदार पॉलीगार्ड्स और इनका जो ईगो है काफी हर्ट हुआ था जो इंग्लिश जो आपकी पॉलिसीज थी उनकी वजह से। मिलियंस ऑफ क्राफ्ट्समैन ये हैं बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हो गए थे, और उनका दुख का कारण ये भी था कि जो प्रिंसेस है, चीफ्स है, जमींदार से, ये उनका जो है साथ नहीं दे रहे थे, या उनका भी हालत इनके साथ साथ खराब हो गया था। राइट, ये रीजन था। प्रीस्टली क्लासेस यानी कि जो पंडित और मौलवी वगैरह थे, ये डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे थे ये जमींदार और फ्यूडल रूलर के खत्म होने से, क्योंकि इनका डायरेक्टली फायदा इस सिस्टम को होता था। अपना जो वर्ण सिस्टम है वो इसी पे तो बेस था। ये एक बड़ा क्षत्रिय होगा, वो राजा एक पुरोहित होगा, उसी सिस्टम पे सब चलेगा कि वो उसको धन देंगे, उसको बुलाएंगे। अब सब इंग्लिश लोग आ गए, ये यहाँ के कल्चर को सपोर्ट ही नहीं करते थे, किसी को भी वो कुछ नहीं समझते थे। राइट, तो इस प्रकार से हर पूरा जो सिस्टम था, वर्ण सिस्टम बना बनाया, ये पूरा चौपट हो गया था, और यहाँ किसी को फायदा नहीं हो रहा था बल्कि सबको नुकसान हो रहा था। ब्रिटिश रूलर्स ये फॉरेन नेचर के थे और यहाँ के नेटिव लोगों की वो इज्जत नहीं करते थे, इसीलिए लोगों में उनके खिलाफ क्या था, थोड़ा सा गुस्सा भी था इस बात को लेके। राइट, अब सेमी फ्यूडल कमांडर्स जो है सिविल अपराइजिंग, ये इसमें ट्रेडिशनल वर्ल्ड व्यू और वो बैकवर्ड माइंडेड, ये यहाँ पर आपके हो जाएंगे। और किस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा जो है सिविल अपराइजिंग का एक बैकग्राउंड तैयार हो रहा था। अब आपके लिए बहुत डिटेल में एक एक सिविल अपराइजिंग एक एक मूवमेंट में लेकर आई हूँ, ऐसी टेबल चार्ट बना के जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। राइट, तो सिविल अपराइजिंग्स की अगर बात करें तो एक तो इनका नाम याद रखना, इनका टाइम पीरियड कब हुआ था, बहुत बहुत क्वेश्चंस में बार बार पूछा गया है बीपीएससी में, प्लीज माइंड दैट, और इनको याद रखिएगा अच्छे से। और किसने स्टार्ट किया? ये सन्यासी रिवोल्ट आपका ये वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ था 1763 से 1800 के बीच में। ये आपका बंगाल में मुर्शिदाबाद और बैकुंठपुर का जो एरिया था वहां पर पंडित भवानी चरण पाठक की जो है लीडरशिप में शुरू हुआ था। 18th century में सन्यासीज rose against the English were not always individuals who had given up the world। ठीक है, और इसके साथ साथ अपराइजिंग जो है इक्वल पार्टिसिपेशन हिंदू और मुस्लिम की चाहती थी आपकी जो सत्ता में। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ जो है मिदनापुर और दालभूम, तो ये मिदनापुर का रिवोल्ट ये देख लीजिएगा। जमींदार जो मिदनापुर के थे वो उनके जो है डिस्प्यूट, ये लड़ाई हो रही थी। रॉड्स यानी कि जो आम किसान थे वो, और इंग्लिश रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटी के बीच में। ठीक है, ये एरियाज में ये था। दामोदर सिंह और जगन्नाथ दल इनके क्यू जो आपका फिगर्स थे, यानी कि जो मेन इंपॉर्टेंट पर्सन थे इनसे रिलेटेड। अब ये माओमारिया ये कहाँ से पे थे? ये आपका 1769 में हुआ था। आसाम के अहोम जो मोनार्क थे, जो राजशाही थी, वहां पर ये आपका हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद है आपका सिविल अपराइजिंग गोरखपुर यूपी का जो एरिया, बस्ती बहराइच का एरिया 1781। इसमें जो है मराठा और मैसूर के जो है साथ जो वॉर के लिए, और वारन हेस्टिंग डिवाइज द स्कीम टू एम्प्लॉय इंग्लिश ऑफिसर्स इजारेदार। ठीक है, रेवेन्यू फार्मर जो है अवध में एस्टेब्लिश किए थे, उन्होंने किया था। ठीक है, और जो है जो ऑपरेसिव टैक्सेस बहुत ज्यादा जो अगेंस्ट जो पॉलिसीज थी उन्हीं के खिलाफ था ये। इसके बाद है विजयनगरम, ये विजयनगरम का 1794 में हुआ था। ये आनंदा गजपतिराजू ने शुरू किया था, और एक तरीके से 1758 का जो डील था, उस डील के जो फ्रेंच फ्रॉम द नदन सरकार, यानी कि जो आपका जो ओडिशा का एरिया था नदन सरकार, वहां पे ये उस जगह की जो बात है। और 1793 में इंग्लिश कैप्चर्ड राजा और उनको जो है पेंशन दी। ठीक है, और एक तरीके से 1794 में राजा जो है उनको मार दिया गया। तो इसके अगेंस्ट ये है एक रिवोल्ट हुआ था। ये अवध का रिवोल्ट सबसे फेमस है 1799 में। ये बनारस का एरिया, वजीर अली खान, ये आपका उनको पेंशन दे दी गई, और इसके साथ साथ जो उनको मार दिया गया जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी, अ ब्रिटिश सिटीजन हु हैड इनवाइटेड हिम टू लंच। राइट, तो इसके बाद
उन्होंने जो है ब्रिटिश ऑफिशियल को मार दिया था, तो इसके सोल्जर्स भी यहाँ पे मारे गए। तो इस तरह से एंटायर एपिसोड बिकम नोन टू बनारस मसाकर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके बाद जो है ये अंग्रेजों के खिलाफ ये वजीर अली खान की लीडरशिप में ये हुआ था। कच्छ टू कच्छ रेबेलियन, कच्छ और कच्छ रेबेलियन यानी कि जो गुजरात का एरिया है कच्छ, वहां पर 16 से 32 के टाइम पे ये ब्रिटिश मिडल द कच्छ इंटरनल फ्यूज प्रॉम्प्टिंग राजा भारमल जो सेकंड थे उनके टाइम पे ये हुआ था। ओके उनके न्यू बॉर्न सन थे। ब्रिटिश डिफीटेड द रिमूव्ड कच्छ मोनार्क राव भारमल, ये हुआ था इनके टाइम पे। तो डिटेल्स मैंने पूरी आपकी रख दी हैं, आपको पीपीटीज मिल जाएंगी, आप उसमें जरूर ध्यान से रिमेम्बर कर लीजिएगा ये चीजें, ठीक है। तो आपका पाइका रिबेलियन बहुत फेमस है। इसके तो अभी 2017 में जब 200 साल हुए थे तो ये आपका इसका काफी जो फेमस भी हुआ था, तो ये उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका पहला था जो कच्छ रिबेलियन था ये उसी का बताया गया है, ठीक है। तो मुफ्तीज है उस जो आपका एरिया था कच्छ के, वहां पे पाए जाते हैं मुस्लिम्स। रिवोल्ट कुड ओनली बी पुट डाउन विद द स्ट्रॉन्ग डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री ट्रूप, यहाँ पर लगाने पड़े थे, ठीक है। इंसर्जेंट्स हुए थे, 300 से ज्यादा उनकी डेथ हो गई थी। तो ये आपका यहाँ पर पूरा स्टोरी है। पाइका जो है ओडिशा का जो है ट्राइबल एरिया है, ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया है, जिनको फुट सोल्जर भी बोला जाता था। जब राजा को भी जब फुट सोल्जर की जरूरत पड़ती थी तो पाइका से ही वो हेल्प लेते थे, राइट। तो यहाँ पर उनका जो है इस इनके और खोंड और जो आपका खुर्दा जो एरिया है मार्च 1817 में ये आपका इसके अंडर हुआ था। और पाइका विद्रोह ये इसको नाम दिया गया था। और रेबल्स अर्ली सक्सेस ये गैल्वेनाइज द होल प्रोविंस ऑफ उड़ीसा अंडर अगेंस्ट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जो अनलॉफुल जो टैक्सेस थे उनके खिलाफ ही ये बेसिकली एक रेबेलियन था। अभी वागेरा राइजिंग जो है ये आपका ओखा मंडल जो है आपका इसमें हुआ था। और ये आपका गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा जो गुजरात का ये एरिया है वहां पर हुआ था। अहोम रिवोल्ट, अहोम आपका असम से बिलोंग करता है, तो वही असम में 1828 में ये फर्स्ट बर्मा वॉर जो हुआ था 1824 से 26 के बीच में, वहां पर द ब्रिटिश प्रोमिस टू लीव द असम, उस समय ब्रिटिश ने जो प्रॉमिस कर दिया था, इंस्टेड ऑफ लीविंग after the conflict the British tried to absorb the Ahom's region under the company's rule। अब उन्होंने असम को स्वतंत्र करने की बजाय उसको कंपनी के रूल में ही मिलाने की कोशिश की। और इसी के खिलाफ जो है गोमदर कंवर इनके जो है यहाँ पर लीडरशिप में ये शुरू हुआ था, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है 1844 में स्ट्रॉन्ग एंटी ब्रिटिश फीलिंग, ये जो है आपका यूरोपियंस की लोकल सूरत के एरिया में जो हुआ था। सैयद अहमद जो है राय बरेली के, इन्होंने टीचिंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया, अब्दुल वहाब, ये थोड़ा सा आपका जो टेबल है ये थोड़ा सा आई थिंक स्लाइटली थोड़ा सा लेफ्ट साइड हो गया, तो इस वजह से इसका टाइटल जो है थोड़ा सा आपको इधर मिलेगा, राइट। पीजेंट मूवमेंट इसमें देखा जाए तो पीजेंट मूवमेंट कौन कौन से थे, तो आपका ये जो एविक्शंस, इंक्रीजेस ऑफ लैंड रेंट्स और ग्रीडी टैक्टिक्स ऑफ मनी लेंडर्स, यानी कि एक तरफ से तो ब्रिटिशर्स दूसरी तरफ से मनी लेंडर्स, तो जो आम किसान थे उनको यहाँ पर उनका मूवमेंट खिलाफ था दोनों के लिए, ठीक है। तो जो आपका ग्रीडी मनी लेंडर्स थे और एक तरफ से ब्रिटिशर्स थे, दोनों के खिलाफ वो अपनी जो है रिसेंटमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो दे वर peasant revolts and rebellions, however many of them were led by local leaders। तो जो local leaders थे उनके खिलाफ जो है उनके साथ जो है यहाँ पर ये peasant movement स्टार्ट की गई, उनके द्वारा लीड की गई। The following is a list of peasant movement, मैं आपको कुछ बता रही हूँ जो 1857 की क्रांति से पहले हो चुके थे, ठीक है। तो इसमें कॉजेज हैं, कॉजेज अगर आप देखें तो एट्रोसिटीज यानी कि जो अत्याचार उन पे हो रहे थे, जमींदारी डिस्ट्रिक्ट हैं, इलीगल लेवीज हैं, जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, आर्बिट्री एविक्शंस हैं, इसके साथ साथ गवर्नमेंट चार्ज्ड हाई लैंड टैक्स, इसके साथ साथ बहुत ज्यादा उन पे लैंड टैक्स लगाया जाता था। मैसिव लॉसेस फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज, मैं बता चुकी हूँ इंडियन इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट जो इकोनॉमी है उसको ना मानकर यहाँ पर आपकी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको यहाँ पर बर्बाद कर दिया गया था और एक तरह से पूरी तरह से डिपेंडेंट कर दिया गया था ब्रिटिश जो आपका कंपनीज है उनके ऊपर। तो इस वजह से जो आपका गरीबी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी, तो यही एक उनकी रिसेंटमेंट का कारण था। अनफेवरेबल पॉलिसीज, जैसे कि आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत डिटेल में मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी, ठीक है। और
पीजेंट ने छोटा-छोटा प्रोटेस्ट भी इनके इनजस्टिस के खिलाफ किया है, बट डिटेल में अब हम यहाँ पढ़ेंगे। तो पीजेंट मूवमेंट है आपकी नारकेल बेरिया अपराइजिंग जो है 1782 से 1831 के बीच में मुस्लिम टेनेंट जो थे वेस्ट बंगाल के, उन्होंने किया था मीर निथार अली के लीडरशिप में, ठीक है। और इसके साथ टीटू मीर भी इसमें शामिल थे, और ये जो है आपकी फर्स्ट आर्म्ड पीजेंट मूवमेंट हो जाएगी अगेंस्ट द ब्रिटिश। क्विकली टुक रिलीजियस ओवरटोन, इसके बाद द पागलपंथी हो जाएंगे 1825 में। ये करम शाह जो थे, इन्होंने पागलपंथी फॉर्म किया था, सेमी रिलीजियस ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि आपकी जो मेहमान सिंह जो आपका डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में, वहां पर शुरू हुआ था। इसमें ट्राइबल पीजेंट जो थे वो करम शाह के जो बेटे थे उसके साथ टीपू और जमींदार के प्रोसिक्यूशन के खिलाफ यहाँ पर 1825 से लेकर 35 तक पागलपंथियों ने यहाँ पर काफी ज्यादा जमींदारों के जो है आक्रमण किया, उनके घरों पे रेड किया, ठीक है। तो ये आपका धीरे धीरे इस मूवमेंट को भी दबा दिया गया। इसके बाद जो आपकी सिविल अपराइजिंग की अगर बात करें तो सन्यासी रिवोल्ट, ये तो हम पढ़ चुके हैं, सन्यासी तो मैंने बता दिया था। तो लेट 18 सेंचुरी में ये थोड़ा सा आप इसमें क्लियरली इस जो है टेबल में देख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका मिदनापुर दालभूमि भी हम कर चुके हैं, रिवोल्ट ऑफ मौमारियाज। इसके बाद सिविल अपराइजिंग इन गोरखपुर, ये भी पढ़ चुके हैं। पाइका रिबेलियन भी हम देख चुके हैं, वागेरा भी हम देख चुके हैं, अहोम भी हम देख चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर ये इसी का पार्ट है, ये सूरत सॉल्ट एजिटेशन थी, जो मैं बता रही थी कि जो उनका जो अर्लियर उस टेबल में आपका नहीं हुआ था, तो यहाँ पे ये टेबल लगाई हुई है, ठीक है। तो 1844 के टाइम पे जो स्ट्रॉन्ग एंटी ब्रिटिश फीलिंग लेड टू अटैक्स अगेंस्ट यूरोपियंस बाय द लोकल सूरत पॉपुलेस ओवर द गवर्नमेंट डिसीजन, ठीक है। और 50 पैसे से 1 रुपए जो है अपना जो सॉल्ट जो लेवी है ये करना चाहते थे, बट यहाँ पर नहीं कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन ड्रॉप टू द एक्स्ट्रा सॉल्ट फी इन रिस्पॉन्स टू पब्लिक आउटक्राई, और इस वजह से जो 1848 में गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू कैंसिल इट्स प्लान टू इंप्लीमेंट बंगाल स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स इन द फेस ऑफ परसिस्टेंट कैंपेन टू बॉयकॉटिंग द पैसिव रेजिस्टेंस बाय द पीपल। मतलब यहाँ पर सूरत का जो सॉल्ट एजिटेशन था, एक तरह से वो सॉल्ट का जो लेवी था, यानी कि उस पर जो चार्जेस थे, टैक्सेस थे, वो बढ़ाना चाहते थे, बट गवर्नमेंट उसको नहीं माना, तो इस वजह से ये किया गया। वहाबी मूवमेंट सर सैयद अहमद ऑफ राय बरेली, इन्होंने शुरू किया, इन्फ्लुएंस्ड बाय टीचिंग ऑफ सऊदी अरेबिया अब्दुल वहाब, जो सऊदी अरेबिया के थे, उनकी टीचिंग से प्रभावित होकर ये किया गया। दिल्ली के शाह वलीउल्लाह, ये वहाबी मूवमेंट की इन्होंने शुरुआत की, और उसके साथ साथ प्राइमरीली इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट इन्होंने शुरू किया। Sayyid Ahmad denounced Western influence on Islam and called for a restoration to genuine Islam in society, ठीक है। और इसके बाद ये जो है आपके, मैंने जो पीजेंट मूवमेंट है, एक बार फिर से जो कॉजेज और इसके जो मूवमेंट है ये लगा दीजिए, लगाया है, और अनफेवरेबल पॉलिसी सेवरल इंस्टेंस, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ये, हाँ, इस पे हम आ गए थे पीजेंट मूवमेंट पे, तो ये पीजेंट तो आगे पीछे थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा आपको पीपीटी में एकदम करेक्ट होके मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम फॉर दैट, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक फैराजी मूवमेंट, ये पीजेंट मूवमेंट हुआ था, और ये 1838 से 57 के बीच में। फैराजी मूवमेंट जो हुआ था वो हाजी शरीयतुल्लाह जो फरीदपुर के थे इन ईस्टर्न बंगाल वाज क्रिएटेड अ मुस्लिम सेक्ट, उन्होंने बनाया था, और उन्होंने फंडामेंटल रिफॉर्म इन रिलीजन, सोसाइटी और पॉलिटिक्स के लिए यहाँ पर कैंपेन किया था। शरीयतुल्लाह वाज हिज सन मोहसिन उद्दीन अहमद, आल्सो नोन एज दूदू मियां, और गैदर्ड देयर सपोर्टर्स विद द गोल ऑफ ड्राइविंग द इंग्लिश आउट ऑफ द बंगाल, राइट। और यहाँ पर इनका एक साथ ये इकट्ठा हुए थे इंग्लिश को बंगाल से बाहर फेंकने के लिए। फैराजी मूवमेंट इसके लिए जाना जाता है। और जो टेनेंट्स थे, फाइड, जो टेनेंट्स यानी कि जो एक तरह से वो किसान होते हैं जिनकी जमीन अपनी नहीं होती, दूसरी की जमीन पर वो खेती करते हैं। अगेंस्ट द जमींदार्स वाज आल्सो बैक्ड बाय द सेक्ट। द फैराजी अपराइजिंग लास्टेड फ्रॉम 1838 टू 1857, इतने साल तक ये चला था, लगभग 19 साल के आसपास का टाइम था। मेजॉरिटी ऑफ फैराजी एम्ब्रेस द वहाबी मूवमेंट, यानी कि जो फैराजीज थे वो वहाबी मूवमेंट जो इससे पहले हुआ था, मैंने बताया था, उसको इन्होंने सपोर्ट किया था, ठीक है।
मोपला रेबेलियन बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको बीपीएससी में यूपीएससी में हर जगह देखने को मिलेगा। 1921 का टाइम है और इसमें जो है महात्मा गांधी भी इसमें जो है शामिल हुए थे। इट वाज पीजेंट मूवमेंट, और वी कैन से जो आपके किसान थे, जो जिनकी रिसेंटमेंट अगेंस्ट जमींदार जो है मुस्लिम आपके जो फार्मर्स हो जाएंगे, इंक्रीज्ड इनकम डिमांड्स, फील्ड साइड रिडक्शन along with state harassment culminated in widespread peasant revolt among the Moplas of Malabar। तो ये मालाबार केरला का रीजन था, ठीक है, केरला के रीजन में ये बेसिकली आपका शुरुआत हुई थी मूवमेंट की। और इसमें बिटवीन 1836 टू 1854 देयर वर 22 रेबेलियंस, और ये रेबेलियंस का एक स्लाइड आगे पीछे हो गई है। सेकंड मोपला रेबेलियन जो है हैपेंड व्हेन द कांग्रेस एंड खिलाफत सपोर्टर्स बिगिन ऑर्गेनाइजिंग मोपला ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920s के टाइम पे, ठीक है। इसके बाद हाउएवर द कांग्रेस एंड द मोपलास वर सेपरेटेड बाय हिंदू मुस्लिम डिविजन्स, मोपला हैड बीन डिफीटेड बाय 1921, ठीक है। तो जो मोपलास थे वो 1921 तक यहाँ पर उन्होंने उनको हरा दिया था। तो बेसिकली क्या थे, ये किसान मुस्लिम थे, जो जमींदार थे वो बेसिकली जो हिंदू और मुस्लिम का यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा देखने को मिला था, ठीक है। अब ट्राइबल रिवोल्ट की बात कर लेते हैं। कॉजेज क्या, ट्राइबल जो आपके जंगल में रहते हैं, जो आपके एक तरह से वो लोग होते हैं जो बेसिकली मेन इकोनॉमी, मेन जो है जो आपका फ्रंट है उससे थोड़ा सा हटके रहते हैं, और किसी भी तरीके से जो मेन लाइमलाइट से वो अलग होते हैं। उनका पूरा इकोनॉमी, पूरा रिसोर्सेज उनका डिपेंड करता है जो अपना फॉरेस्ट लैंड है उस पे, ठीक है। और ट्राइबल मूवमेंट ये बेसिकली वो लोग होते हैं कि मूवमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि जो उनकी जमीन होती है, उनके जंगल होते हैं, वहां पर जब उनके राइट्स छीन लिए जाते हैं, उनकी जमीन को अननेसेसरी और उनसे जो है बिना किसी लॉ के, बिना किसी उनको जो है रिडम्पशन के उनको यूज किया जाता है, तो इसीलिए ट्राइबल रिवोल्ट होते हैं, ठीक है। कॉमन मिलिटेंट एंड वायलेंट ऑफ ऑल मूवमेंट ब्रिटिश रूल। कॉजेज क्या थे इसके, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, हंटिंग, फिशिंग, जो ये इनकी एक्टिविटीज होती थी, ये इनके फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये इनके मेन स्टेज के यहाँ पे कारण होते हैं कि भाई जो वहां पर उगाते हैं, जो वहां पर होता है जंगल में, उसी पर ये जीवित रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। Okay, the practice of settled agriculture was established with the inflow of non-tribals into the tribals' customary territories, right? तो यहाँ पर आपका जो settled agriculture था, ये इनका झूम कल्टीवेशन करते हैं, आपको पता है। अब इसके अगेंस्ट यहाँ पर आपका customary territories इसका हो गया था। देन आपका देखा जाए तो ट्राइबल पॉपुलेशन लॉस्ट लैंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। अब यहाँ पे क्या होता था कि इनकी लैंड जब है वो जो अगेंस्ट जो ब्रिटिशर्स थे वो यूज करने लगे अपना जो है खेती करने के लिए, उसको यूज करे, तो उसकी वजह से उन्होंने अपना जमीन यहाँ पर कम होने लगा। द ट्राइबल्स वर कन्फाइंड टू वर्किंग एज एग्रीकल्चरल लेबरर। अब ये क्या करने लगे, इनके साथ क्या होने लगा कि वो खेती वाले मजदूर तो बन गए पर जमीन उनकी नहीं रहने लगी। इस वजह से उनको मनी लेंडर्स के पास जाने लगा टू बोरो सम मनी, राइट, और जो टू पे अगेंस्ट ब्रिटिश लॉज एंड ऑल, और अपना जो भी काम चलाने के लिए इनको मनी लेंडर से मनी बोरो करना पड़ा। अंडर द न्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उनको बॉन्डेड लेबर्स की तरह काम करना पड़ गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट ओनरशिप ऑफ लैंड जो आपका सप्लेंटेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन ट्राइबल कम्युनिटीज। अब देखा जाए गवर्नमेंट एस्टैब्लिश अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन 1864, इसमें प्राइमरीली टू मैनेज द वास्ट रिचेस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, राइट। तो आपका उन जो है फॉरेस्ट एरिया को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने 1864 में क्या किया, यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्ट जो है लाए थे। अब जो है फॉरेस्ट एक्ट जो आया 1865 का और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 का, उन्होंने गवर्नमेंट को टोटल कंट्रोल दे दिया वुडेड टेरिटरी, मतलब एक तरह से जो भी आपके जंगल है उन सब पे गवर्नमेंट का टेरिटरी अब हो गया था। अब ये दो एक्ट है, ये भी पूछे जाएंगे कब आए थे और क्या था इसमें, भाई ट्राइबल एक्ट थे, ठीक है, जंगल के लिए जितने फॉरेस्ट एक्ट थे। और क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटी ये यहाँ पे काम लगा होता क्या था कि जब ये परेशान हो गए जो है बेसिकली जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उनका क्या काम था कि मिशनरी का काम क्या होता है कि यहाँ पे आके लोगों को कन्वर्ट करना, ठीक है। बेसिकली जो यहाँ के ट्राइब्स थे, जो यहाँ पे लोअर कास्ट लोग थे, उनको कन्वर्ट करना टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी फ्रॉम हिंदुइज्म एंड ऑल। तो यहाँ पे जो भी आपके रिलीजन
रिलीजन थे उन उस पे बेस हो जाएगा क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है। तो इस वजह से भी उनको हेट करते थे कि वो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राइबल रिवोल्ट ये आपका देख लेते हैं कौन कौन सी है। पहाड़िया रेबेलियन, इसमें क्या था, इसमें सिग्निफिकेंस ड्यू टू देयर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन पहाड़िया हैड ऑलवेज प्रिजर्व्ड देयर इंडिपेंडेंस बिफोर द ब्रिटिश अराइव्ड, ठीक है। द पहाड़ियाज इन्वेडेड द प्लेन्स populated by settled agriculturists frequently because their means of existence were insufficient, especially during the time of famine। यानी कि जो पहाड़ियाज थे उनका इन्वेडेड जो प्लेन्स की तरफ उन्होंने आक्रमण करना शुरू किया, क्योंकि उनका जो पहाड़ी पे जो उनका जो फेमाइन के कारण उनका एरिया जो है अकाल पड़ गया, तो उनके एरिया में जो है सफिशिएंट जो है वो अपने नहीं उगा पा रहे थे, सफिशिएंट उनको खाने को नहीं मिल रहा था। इस वजह से 1778 की बात है, उनकी अटैक्स की वजह से वहां पर एक एस्टैब्लिश पॉपुलेशन कंट्रोल उनके ऊपर हो गया, ठीक है। ब्रिटिश लॉन्च सैवेज ऑनस्लॉट ऑन द पहाड़ियाज, अब इनके खिलाफ इन्होंने ब्रिटिश ने बहुत खतरनाक मूवमेंट शुरू कर दी, उनको ट्रैक करना, उनको मर्डर करना डायरेक्ट। पहाड़िया अपराइजिंग हेडेड बाय राजा जगन्नाथ इन 1778 इज नोटवर्दी। द ब्रिटिश बिगेन ए पार्टिसिपेशन पैसिफिकेशन कैंपेन। अब ये मैंने बताया, ये जरा इनके जो लीडर हैं उनको याद रखिएगा। अब ये जो है चुआर अपराइजिंग, ये उसके बारे में लिखा हुआ है, इसके थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्लाइड थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, ठीक है। खोंड अपराइजिंग, ये कौन सा है, ये आपका खोंड अपराइजिंग जो 1837 से 1856 तक, खोंड ऑफ द माउंटेन्स एरियाज स्पिनिंग फ्रॉम ओडिशा टू द आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीकाकुलम एंड विशाखापट्टनम का एरिया, ठीक है। तो इस एरिया में जो है आपका ये खोंड एरिया जो रेबेलियन है शुरू हुआ था, राइट। देन इसके बाद चक्रा बिसोई, अ यूथफुल राजा लेड टू द खोंड हु वर सपोर्टेड बाय द घुमसर, कालाहंडी एंड अदर ट्राइब्स। ये ट्राइब्स के नाम है, आपसे पूछा जा सकता है। अनदर अपोजिशन टू द एबॉलिशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस, इंक्रीज टैक्सेस एंड अराइवल ऑफ जमींदार, उनकी टेरिटरी में जमींदार का आना, इस वजह से भी वो इसके अगेंस्ट बोल रहे थे। इंसरेक्शन केम टू एन एंड विद चक्रा बिसोई डिसअपियरेंस। अब देखा जाए कोया रिवोल्ट, अब कोया क्या है, कोया कहाँ पे था, कोया जो है ये ईस्टर्न गोदावरी का जो रीजन है आंध्र प्रदेश का, वहां पर रिवोल्ट हुआ। टाइम भी देखो दिया हुआ है, पर ये कम से कम 6 बार अलग अलग टाइम पे हुआ है। कोंडा सारा लीडर्स ने ये शुरू किया था। तोमा सोरा दे क्लाइम्ड वंस अगेन इन 1879 to 80। देयर ग्रीवेंसेस इंक्लूडेड पुलिस एंड मनी लैंडर परसिक्यूशन। अब इसके बाद आफ्टर तोमा सोरा डेथ, राजा जो है आपका अनंतनाग और अगेंस्ट जो आपका अनदर रिवोल्ट जो है 1886 में भी ये हुआ था। ये तोमा सोरा के बाद जो यहाँ पर आपके लीडर हो जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर उनकी डेथ के बाद राजा अनंतयार इसको लीड करते हैं कोया को। भील अपराइजिंग, सबसे बड़ी जो ट्राइब है इंडिया में भील है, भील कोंड। तो भीलों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये वेस्टर्न घाट का एरिया है जो आपका महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश, ये जो यहाँ पर ज्यादातर पाई जाती है ये वाली ट्राइब, ठीक है। उनके माउंटेन रूट्स में कनेक्टेड टू द नॉर्थ विद द डेक्कन। दे रोज अगेंस्ट कंपनी कंट्रोल इन 1817 से 19 के बीच में ड्यू टू स्टारवेशन, इकोनॉमिक सफरिंग एंड मिसगवर्नमेंट। To quell the insurrection, the British utilized both force and conciliatory measures. Bhils, however, revolted again in 1825, 1831 and 1846, right? तो बाद में रिफॉर्मर नेम गोविंद गुरु, इन्होंने क्या किया, भील्स को असिस्ट किया साउथ राजस्थान में, बांसवाड़ा और जो साउथ के स्टेट है उनमें, और इसके बाद उनकी एक फाइट जो है ऑर्गेनाइज की अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये 1822 में हुआ था। चतर सिंह जो उनका जो अराउंड सतारा के आसपास इनका जो लैंड है वो डिवास्टेट हो गया था। इसके बाद 1825-26 के एरिया में उमाजी नायक जो थे पूना के, और उनके जो फॉलोअर थे बापू त्र्यंबक जी सावंत, ये एंड द अनरेस्ट लास्टेड अंटिल 1829। यहाँ पे आपका जो टाइम हो जाएगा, इस टाइम की बात है ये, राइट। अब जो commotion flared again in 1839 at the deposition and exile of Raja Pratap Singh of Satara, and it exploded again in 1840 और 1841। यहाँ पर देखा जाए तो फाइनली एक स्ट्रॉन्गर ब्रिटिश फोर्स वाज एबल टू रिस्टोर ऑर्डर इन द रीजन।
जो ब्रिटिश फोर्स था उसके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्गर रेबेलियन देखा गया इन द नेम ऑफ भील रिवोल्ट। ठीक है, अब देखा जाए तो इसमें खासी अपराइजिंग, ये जो नॉर्थ ईस्ट में थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट का रीजन आपको पता है, इफ दिस इज इंडिया तो आपका ये जो एरिया है ना, ये सारा नॉर्थ ईस्ट में आपका गिना जाता है, इंक्लूडिंग सिक्किम। ये आपके कुछ स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। खासी जो मेघालय में आता है, गारो खासी जयंतिया, उसमें देखा जाए तो जो हिल्स हैं उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर क्या करना, एक रूट कनेक्टिंग टू ब्रह्मपुत्र वैली से कनेक्ट करना शुरू कर दिया सिलहट से। और इस वजह से यहाँ पर जो आउटसाइडर्स इंक्लूडिंग इंग्लिशमैन, बंगाली, प्लेन लेबरर्स, ये भी यहाँ पर इस रीजन में आने लगे। अब खासी जो भाई जो लोकल लोग थे उनको पसंद नहीं आया था ये, और तीरथ सिंह के अंडर ये जो है आउटसाइडर्स आउट ऑफ द प्लेन, वो उनको बाहर करना चाहते थे। The movement grew into a widespread revolution against British administration in the region. 1833 के आते आते overwhelming English armed forces had put down the rebellion। ठीक है, 1833 तक आते आते खत्म कर दिया। फिर सिंह पोस्ट रिबेलियन, अब ये मूवमेंट जो है असम में हुआ था अर्ली 1830s में, और क्विकली पुट डाउन बट दे कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज रिवोल्ट। अब इसके बाद ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट ये इसमें मारे गए 1839 में। चीफ निरंग फिदू, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया रेबेलियन ब्रिटिश को, जो है उनकी जो छावनी थी उस पर अटैक करने के लिए। ठीक है, और बहुत सारे इसमें ब्रिटिश लोग मारे भी गए। राइट, फिर आती है सिपाही म्यूटनी। अब सिपाही म्यूटनी क्या है भाई, अब ग्रेट रिवोल्ट 1857 का जो होता है, नंबर ऑफ इंटरमिटेंट मिलिट्री अपराइजिंग अकर्ड इन वेरियस सेक्शन ऑफ द किंगडम। कॉजेज क्या थे इसके सिपाही म्यूटनी के, जो भी सिपाही थे, जो भी सोल्जर्स थे, ये आपका बेसिकली इनकी जो है नाराजगी थी अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड व्हाट वाज द रीजन, डिस्क्रिमिनेशन इन पे एंड प्रमोशन इन कंपैरिजन टू इंग्लिश पीपल। राइट, जो इंग्लिश लोग थे उनके ऑफिसर्स के कंपैरिजन में, उनके सोल्जर्स के कंपैरिजन में इंडियन सोल्जर्स को बहुत ही कम पे और प्रमोशन मिलता था। अगर कोई यहाँ पे आपका जो किसी भी तरह का भत्ता होता था तो वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मिस ट्रीटमेंट ऑफ द सिपाहीज बाय आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि उनका ट्रीटमेंट उन ब्रिटिश सिपाहियों द्वारा बहुत गलत तरीके से होता था। द गवर्नमेंट्स रिफ्यूजल टू पे फॉरेन सर्विस अलाउंस, जो भी जितने भी अलाउंसेस थे बेसिकली, तो वो नहीं दिए जाते थे अगर वो दूसरे देश में भी जाते थे तो भी। तो यहाँ पर ये बहुत उनको खराब लगता था, एक तो सैलरी भी कम, ऊपर से अगर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो वो भी आपको नहीं दिया जा रहा है। साथ के साथ ओवर द टाइम अब का सिपाही जो ऊंची जात के सिपाही हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज थी, अगर वो 7 समुंदर पार करके किसी देश में जाते हैं तो वो अपनी कास्ट को लूज कर देंगे इंडिया में। राइट, तो उनकी सर्विस जो थी ये उनके जो है रिलीजियस जो उनकी फेथ थी उनको कम कर रही थी, उनको हर्ट कर रही थी। तो 1806 के आते आते रिप्लेसमेंट ऑफ द टर्बन, यानी कि उनकी जो पगड़ी थी जो बहुत ही पवित्र मानी जाती है कुछ कम्युनिटीज में, उसको कॉकेड स्पार्क्ड जो लेदर का एक हैट होता है उससे ट्रांसफर कर दिया गया। और इस वजह से वेल्लोर में भी एक क्या हुई थी, आपकी म्यूटनी हुई थी, रिवॉल्ट हुआ था। 1844 के आते आते आपका बंगाल आर्मी सिपाही जो थे रिवॉल्टेड अबाउट बीइंग डिप्लॉयड टू डिस्टेंट सिंध। इसके साथ साथ 1824 में सिपाही एट बैरकपुर रिवॉल्टेड व्हेन दे वर रिक्वेस्टेड टू मूव टू बर्मा सिंस क्रॉसिंग द सी वुड मीन लूजिंग कास्ट, यानी कि अगर वो सी को क्रॉस कर लेंगे तो अपनी कास्ट को लूज कर देंगे। ये बेसिकली इसका रीजन हो जाएगा यहाँ पे। तो सिपाही म्यूटनी की शुरुआत करते हैं। अब इंपॉर्टेंट सिपाही म्यूटनी कौन कौन सी है भाई, एक तो बंगाल सिपाही म्यूटनी 1764 में, उसके बाद वेल्लोर म्यूटनी 1806 में। ठीक है, इसके साथ साथ जो है अनफॉलिंग द फ्लैग ऑफ द मोनार्क ऑफ मैसूर, द सिपाहीज ऑफ 47th नेटिव इन्फेंट्री यूनिट, ये 1824 में। अलग अलग है, इनके क्वेश्चन आते हैं आपके बीपीएससी में। ठीक है, आ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। और इनके ये बेसिकली छोटे एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं चीजें, कौन सी रिवोल्ट कहाँ हुई थी। ग्रेनेडियर कैंपेन आसाम में 1825, द म्यूटनी ऑफ एन इंडियन रेजिमेंट ऑफ शोलापुर इन 1838, म्यूटनीज इन द 30th नेटिव इन्फेंट्री। अब 22nd नेटिव इन्फेंट्री की बात करें तो इसके बाद 37th ये 1844, 1849, 50, 52, ये 1857 से पहले की बात है, इतनी सारी हो चुकी थी। ठीक है, सबके नाम आपको पता होने चाहिए। ऑल ऑफ दीज म्यूटनीज हाउएवर डिड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड देयर इमीडिएट विसिनिटी एंड वर ब्रूटली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफन inflicting severe violence, killing commanders and disbanding battalions
रिबेलियंस। हाउएवर द इम्पैक्ट ऑफ दीज रिवॉल्ट्स, ये अब यहाँ पर धीरे धीरे जो है इनका इम्पैक्ट जो है बढ़ने लगा था, और इस वजह से ही इनको ताकत मिली जो 1857 में हमारा पहला रेबेलियन हुआ था, जो वॉर ऑफ अगेंस्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से अब इस अपराइजिंग की जो है सिग्निफिकेंस हम देख लेते हैं, रेबल्स का, पीजेंट्स का, या किसी तरह से जो कोई लोकल अगर सिविल अपराइजिंग हुई उसका क्या सिग्निफिकेंस था। भाई उनका जो एक्शंस थे, उनके गोल्स थे, उनके दुश्मनों के जो खिलाफ थे वो क्लियर होने लगे कि भाई कौन उनका दोस्त है, कौन उनका दुश्मन है। ये भी यहाँ से क्लियर होने लगा कि ब्रिटिश लोग असल में हमारे लिए काम नहीं कर रहे, अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। उनके जो ट्राइबल जो हो रहे थे वो इंडिकेट कर रहे थे कि पॉलिटिकल और सोशल कॉन्शियसनेस, उनको धीरे धीरे ये फील आ रहे थे कि हाँ हमें भी अपने देश के लिए जो है कुछ सोचना चाहिए, हमारे देश में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब चीजें वो डिस्कस करना शुरू कर चुके थे। लोकल फैक्टर इसमें काम कर रहे थे, जैसे कि आपका इनका गोल धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, जैसे जैसे छोटे छोटे लोग शामिल हो रहे थे। अब इसके बाद आपका लैंड ऑनर्स जो है उन्होंने इमीडिएट जो है बैकग्राउंड ऑफ द मूवमेंट यहाँ पर उसमें शामिल होने लगे। इट बिकेम अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश राज। ठीक है, रिलीजियस कन्विक्शन, एथनिक टाइज एंड ट्रेडिशन all help to mobilize the peasants and cement their bonds. Rebels were frequently driven by the idealized past to reclaim their lost past। ठीक है, तो जो इनका आइडलाइज, जो इनका पास्ट था, एक शानदार इतिहास था, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, तो ये भी वो समझ रहे थे, और जो है एक तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल एक्ट में जो है अपराइजिंग उनको शामिल किया जाए, तो इससे भी गुस्से में थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन रेबेलियंस का अलग अलग रीजन क्या था। बेसिकली उनको एक क्लियर कट ये आइडिया होने लगा था कि व्हाई ब्रिटिशर्स आर डूइंग जो है रूल अगेंस्ट देम, तो ये यहाँ पर इंडिया में क्यों इनके खिलाफ रूल कर रहे हैं, उसका क्या रीजन धीरे धीरे उनको समझ आ रहा था। नेशन की फील धीरे धीरे आपकी तभी इंडिया में आई थी जब आपका 1857 रिवोल्ट हो गया था, तब उनको एक देश के लिए जो है प्रेम जो है उनमें जागा था। राइट, तो वीकनेस क्या थी इस अपराइजिंग की, क्यों नहीं जीत पा रहे थे? सबसे बड़ी वीकनेस थी कि उनमें यूनिटी नहीं थी। कोई कहीं पे लड़ रहा था, कोई कहीं पे लड़ रहा था, कोई कहीं पे लड़ रहा था, वो सब लोगों का कोई एक कॉमन लीडर नहीं था, इस वजह से उनमें यूनिटी नहीं बन पाई। फिर उसके बाद जो है ऑर्गेनाइज मोस्टली रिजल्ट ऑफ लोकल कंप्लेंट्स की वजह से वो ज्यादा इकट्ठा हो रहे थे, और उनके पास हथियार नहीं थे, भाई बैकवर्ड लुकिंग थे, सेमी फ्यूडल इन नेचर थे, कोई प्रॉपर जो है एक जो है तरीके से ये आपके सिस्टमैटिक वे में नहीं लड़ रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से ये नेशनल ड्राइव यहाँ पर इनका कलेक्टिव एफर्ट नहीं था, इस वजह से ये हार गए। बड़ा कोई जमींदार या किसी और रूलर का इनको सपोर्ट नहीं था, इस वजह से हार गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे आइडियोलॉजिकल कल्चरल सबस्टेंसेस रेबेलियन डेटेड बैक सेंचुरीज, इस वजह से भी यहाँ पर इनको अपनी जो है आइडियोलॉजी के लिए भी यहाँ पर भागना पड़ रहा था, उनको ठीक से क्लियर नहीं था why they are fighting। तो those who are not as difficult or obstructive were pacified by concession made by the government। मतलब अगर आप अपने आप को मजबूत नहीं रखेंगे तो आपको दबा दिया जाएगा, ये उनको समझ आ रहा था। ठीक है, अब रिवोल्ट ऑफ 1857, अब मेन चीज हमारी यहाँ पर आई है, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली। अब 1857 है, ये यहाँ से एग्जाम में पूछा जाएगा, इसमें कहाँ से शुरू हुई, क्या इसका कारण था। बैटल ऑफ प्लासी जब 1757 में जो आपका शुरू हुआ था, तो द ब्रिटिश टुक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गेनिंग कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, एंड इन 1857 देयर वाज अ ग्रेट रिवोल्ट। जब यहाँ पर शुरुआत हुई थी तो 1757 में एक बैटल ऑफ प्लासी हारने के बाद हमारा जो है पहली बार ऐसे इतना बड़े मूवमेंट में इतने बड़े तरीके से लोग इकट्ठा हुए थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। राइट, 100 साल तक उन्होंने पूरा उनकी पॉलिसीज देखी, किस तरह से वो उनके अगेंस्ट हैं और वो उनके भले के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनसे लूट रहे हैं। तो ये एक बैकग्राउंड पूरा तैयार हो रहा था पूरे 100 साल का जो टाइम था 1757 से 1857 तक। राइट, अब ओवर द टाइम यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट था ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट टैक्टिक्स का, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का, और जितने जितने आपके ये फेमाइन आ रहे थे, ये सब क्या बता रहे थे कि ब्रिटिश की इकोनॉमी पॉलिसी बिल्कुल हमारे खिलाफ है, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर जो इंटरमिटेंट पब्लिक इरप्शंस इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियो पॉलिटिकल वायलेंस, ट्राइबल मूवमेंट, पीजेंट अपराइजिंग, एग्रेरियन रॉयट्स, सिविल रेबेलियंस, ये आपका 1757 से 1857 के बीच में हो रहा था। धीरे धीरे हम उनके बारे में पढ़ भी चुके हैं। अब ये फेमाइन ईयर, जब मतलब अकाल के सालों में भी उन्होंने अपना रेवेन्यू कम नहीं किया जो वो किसानों से लेते थे। और मनी लेंडर जो थे वो आपका, उनको पुलिस का प्रोटेक्शन था, और ये अगेंस्ट लोकल मनी लेंडर के खिलाफ बोलते तो पुलिस उन्हीं के खिलाफ आके ये हंगामा कर देती थी। ठीक है, तो ये कुछ आपके रीजन हो जाएंगे कि 1857 क्यों हुआ था। मेजर रिवोल्ट ब्रोक आउट, हर तरफ रिवोल्ट जो है हो रहे थे, इस वजह से भी उनको ताकत मिली। राइट, अब रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल बहुत सारे कॉजेस थे, हम धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। इकोनॉमिक कोज देख लेते हैं, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो यहाँ पर काम कर रही थी। किस तरीके से उन्होंने उनकी खराब इकोनॉमी जो की पॉलिसीज जो है इसका रीजन बन रही थी। राइट, अब ड्यू टू सिवियर टैक्सेस, पीजेंट्स, इन्होंने क्या है, फोर्स टू टेक आउट लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एज एट एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, इस तरीके से जो है उनका बहुत ज्यादा उनसे इंटरेस्ट लेकर उनका जो है मनी लेंडर्स उनका किस तरीके से शोषण कर रहे थे। राइट, और लैंडलेस पीजेंट्स क्या होते थे, जिनकी जमीन नहीं होती थी, वो धीरे धीरे कर्ज में डूबते जा रहे थे। जमींदारी सिस्टम में क्या, जमींदारी सिस्टम मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में। ठीक है, और हैड टू बी डिसमेंटल्ड, यानी कि जमींदारी सिस्टम जो है बहुत सालों से चल रहा था, उसको भी यहाँ पर खत्म कर दिया उन्होंने। आर्टिस्ट एंड हैंडीक्राफ्ट पीपल, उनका काम धंधा छीन लिया। ब्रिटिश पॉलिसीज ने डिस्करेज कर दिया इंडियन हैंडीक्राफ्ट को, जो उनका खर्चा पानी चलता था, तो वो सब यहाँ पर खत्म कर दिया। एट द सेम टाइम ब्रिटिश प्रोडक्ट यहाँ पे इंडिया के लोगों पे थोपे जाते थे, वो भी ड्यूटी के साथ। राइट, तो कॉटन और सिल्क का जो है एक्सपोर्ट जो है इंडिया से बाहर कर दिया जाता था। कॉटन को हम खुद से कपड़ा बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते थे, वो सब उनको देना पड़ता था। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ स्टेटस को बाय द स्टेट जमींदार्स, इन सब की नॉबिलिटी जा रही थी। ठीक है, उनका राइट्स भी यहाँ पर नहीं रह गए थे। सिपॉय रिवॉल्यूशन हो रहा था, इंडियन इंडस्ट्री यहाँ पर कोलैप्स कर गई थी। ठीक है, एग्रीकल्चर का बर्डन, एग्रीकल्चर में उगाने भी देते थे तो फिर सिर्फ वो कैश क्रॉप्स ही उगाने देते थे, जैसे नाइल हो गया आपका, इसके साथ साथ जो आपका ये आपकी कॉटन हो गई, शुगर केन हो गया, इस तरह से आपकी सिर्फ वो क्रॉप्स ही उगाने दी जाती थी जिससे उनको फायदा हो रहा था, ना कि लोगों को खाने के लिए उगाने दे रहे थे। ठीक है, तो पॉलिटिकल कॉजेज में क्या आ जाएंगे भाई, पॉलिटिक्स किस तरह से इन्वॉल्व था इसमें, कि आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैम्प सब्सिडरी अलायंस, हम जिसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये वो नीतियां थी जिससे धीरे धीरे पूरा का पूरा कंट्रोल अब ब्रिटिश पावर के अंडर आ रहा था, तो वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। राइट, and the loss of political prestige as well as the cause suspicion in the minds of almost all the ruling princes in India. हिंदू प्रिंसेस वर डिनाइड द राइट ऑफ सक्सेशन, यहाँ पर हिंदू जो राजा थे उन्होंने सक्सेशन राइट एकदम उनका डिनाई कर दिया था, हटा दिया था। मुगल्स जो थे ये मोर्टिफाइड व्हेन फॉलोइंग प्रिंस जो है फखरुद्दीन की जो डेथ हो गई थी 1826 में, लॉर्ड कैनिंग जो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जो रेनंसिएशन प्रिंस फखरुद्दीन के लिए थी, नेक्स्ट प्रिंस ऑन सक्सेशन वुड हैव टू सरेंडर द रॉयल टाइटल। मतलब एक तरह से एग्जांपल है कि जो लेफ्स का है ना, कि उनको नहीं मिलेगा सब्सिडरी अलायंस का एग्जांपल, कि भाई उनको अब जो उनका बेटा था वो रॉयल टाइटल नहीं लेगा, वो अब चला जाएगा किसके लिए, जो ब्रिटिशर्स थे उनके उसमें वो राज्य मिल जाएगा। फॉल ऑफ रूलर्स, धीरे धीरे सब जो है पुरानी जितने भी राजा थे उनका खत्म होने लगा और धीरे धीरे वो खुद दाने दाने को मोहताज हो गए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज क्या थे, लाइक करप्शन बहुत ज्यादा कंपनी में फैला हुआ था, चाहे माइनर ऑफिशियल से लेकर चाहे बड़ा कोई ऑफिसर हो वहां तक पूरा करप्शन फैला हुआ था। मैनी हिस्टोरियंस, उनका क्या बिलीव था कि करंट लेवल ऑफ करप्शन जो है इंडिया में ये कंपनी के कंट्रोल से बाहर हो जो कंपनी का कंट्रोल था उसके कारण यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इस वजह से भी ये एक फैला हुआ था। इसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल गेव इट अ डिस्टेंस एंड एलियन अपीयरेंस, यहाँ पर जो इंडियंस के लिए फॉर्म ऑफ एब्सेंटी सॉवरेनिटी एक तरह से उनको देखने को मिल रहा था, कि जो ब्रिटिश रूल था वो उनको एलियन की तरह, मतलब वो विदेशी हैं, कंप्लीटली इंडियन नहीं हो पाए हैं। इंडियन लोगों को आज भी यही लगता था आफ्टर 150 और 100 इयर्स की ब्रिटिशर्स आर स्टिल एलियंस फॉर देम, राइट, दे आर नॉट वन फ्रॉम देम। तो ये इस तरीके से वो यहाँ पर उनको पसंद नहीं करते थे। और ये जो पूरा लेक्चर है, पूरा जो सीरीज है आपके लिए शून्य पीसीएस की तरफ से प्रेजेंट की जा रही है।
सोशो रिलीजियस कॉजेस की तरफ आ जाते हैं। अब इसमें क्या है भाई, जो उनकी जो पावर एंड प्रेस्टीज है लोगों की, वो यहाँ पर वो हैम्पर कर रहे थे। क्रिश्चियन माइनॉरिटी जबरदस्ती लोगों को जो है ब्रिटिश जो है क्रिश्चियन बना रही थी, ठीक है, वो लोग पसंद नहीं कर रहे थे। उनके धर्म को जो है मतलब एक तरह से उनसे छीना जा रहा था। इंडियन पॉपुलेशन जो है रेशियल ओवरटोन्स एंड सुपीरियरिटी मेंटालिटी, यहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का एटीट्यूड ये था कि उनकी जो नेटिव इंडियन पॉपुलेशन है वो एक तरह से व्हाइट से कम है, यानी कि जो वेस्टर्न लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनसे कम है किसी न किसी तरीके से, ठीक है। अब कंसिडरेबल जो सेगमेंट था पॉपुलेशन, ये यहाँ पर देखा गया सोशो रिलीजियस चेंज सच एज एलिमिनेशन ऑफ सती, एपिडोरी मैरिज। ये जो चेंज एक तरह से अच्छे के लिए भी कर रहे थे ब्रिटिशर्स, बट लोगों को लग रहा था कि ये हमारी सब मान्यताओं को हमसे छीन रहे हैं, अलग कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं। तो वो ये समझ रहे थे कि यहाँ पर वो गलत कर रहे हैं। और एक तरीके से ये जैसे हिंदू लॉ था, कस्टम था कि जैसे चेंज ऑफ रिलीजन डिड नॉट प्रिवेंट अ सन फ्रॉम इनहेरिटिंग हिज फादर्स प्रॉपर्टी, यानी कि अगर बेटा जो अपना धर्म भी बदल लेता है तो वो फादर की प्रॉपर्टी तो उसकी रहेगी, बट यहाँ पर ये रहेगा कि बेटे का धर्म बदल गया तो उसकी प्रॉपर्टी उसको नहीं मिलेगी, राइट। नहीं, अगर वो क्रिश्चियन नहीं होते तो उनको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, तो उनको धर्म बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स यहाँ पर देखा जाए तो बाहर के कौन से इवेंट्स यहाँ पे शामिल हो रहे थे भाई, बाहर से अफगान वॉर आ रहा था, उसने कमजोर कर दिया था ब्रिटिशर्स को। पंजाब वॉर थे और क्रिमियन वॉर्स थे, इसमें यहाँ पर ब्रिटिश ने बहुत ज्यादा जो है पैसे यहाँ पर खपा दिए थे, इस वजह से भी जो है वो अब खर्च नहीं कर पा रहे थे ज्यादा। These have clear psychological ramification. The British were perceived as being weak. अब यहाँ पर यही वो टाइम था, कहते हैं ना कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, तो यहाँ पे इनको लग रहा था जो भारत के लोग थे कि अब ब्रिटिश लोग हैं जो वो कमजोर हो गए हैं, तो अब यही सही टाइम है उनके खिलाफ एक मूवमेंट छेड़ने का और उनको हराने का, ठीक है। अब जो सिपाही थे, सिपाहियों में जो है डिससेटिस्फेक्शन का कारण क्या था, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ और जो रीजन है वो ये है कि लॉर्ड कैनिंग का एडमिनिस्ट्रेशन 1856 में आते आते उन्होंने जो है बंगाल आर्मी को सबमिट promise to serve wherever the government wanted their services, मतलब एक ऐसा लॉ ला दिया कि अब कोई भी इनको कहीं भी भेज सकते हैं जब भी इनको जरूरत पड़ेगी। जैसे अब अफगान का वॉर हो गया, कहाँ पे बंगाल, कहाँ पे अफगान, इनको वहां भी भेजा जाएगा, पर इसके बदले उनको कुछ एक्स्ट्रा दिया नहीं जाएगा। ये क्या मतलब हुआ, अब यहाँ पर जो है भत्ता नहीं दिया जाएगा उनको, एक्स्ट्रा अलाउंस कोई नहीं दिया जाएगा। और जो उनको एक तरह से जो है बहुत सारी ऐसी अफवाहें थी कि उनको भाई सिपाहियों को ठीक से खाना नहीं दिया जाता, उनको जो है चर्बी वाले कारतूस, वो मेन रीजन रहा, ठीक है। तो यहाँ पर the acquisition of Awadh, the home of numerous sepoys, aggravated their emotions even more. अब at every turn the Indian sepoys was treated as the second class citizen. अब इंडियन सिपाही जो थे वो सेकंड क्लास सिटीजन यहाँ पर माने जा रहे हैं, discriminated against ethnically and in issues of advancement and privileges. The sepoys unhappiness was not restricted to military problems. अब यहाँ पे देखा जाए कि जो सिपाही थे उनकी अनहैप्पीनेस जो बिलोंग करती थी वो मिलिट्री प्रॉब्लम से नहीं थी, उनका जो ब्रॉडर डिससेटिस्फेक्शन था ब्रिटिश अथॉरिटी से होने लगा, यानी कि अब उनको पूरा का पूरा ब्रिटिश अथॉरिटी ही नहीं चाहिए, वो चाहते थे कि ये हमारा देश छोड़ के चले जाएं। पीजेंट इन यूनिफॉर्म, एक तरह से जो आम आदमी था, आम किसान था जिसके पास अपनी जमीन जो है एक तरह से उस पर मजदूर की तरह काम करता है, अब उसके पास वर्दी उसको दे दी गई थी, यानी कि कोई उसको फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस उसको एक वर्दी पहना दी गई थी सोल्जर के नाम की, हालांकि उसको कुछ ऐसा दिया नहीं जाता था, राइट। तो ये अवध जो था, अवध न्यूमरस सिपाहीज, कहते हैं कि मैक्सिमम लगभग 20,000 के आसपास सिपाही या इससे ज्यादा ही अवध से बिलोंग करते थे, और सबसे ज्यादा एरिया अवध जो है यहीं से आते थे, जो मेन इंग्लिश मिलिट्री में सिपाही थे। अब रिवोल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जब जो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, यही मेन रीजन था 1857 के रिवोल्ट को भड़कने का, ठीक है। एक होता है वॉर, वॉर होता है पूरा पहले से डिसाइडेड फुल फ्लैश, दोनों तरफ से पार्टीज आएंगी लड़ने के लिए। रिवोल्ट होता है एक पार्टी छेड़ देती है दूसरी पार्टी के खिलाफ, ठीक है, बिना उसको बताए। तो रिवोल्ट जो होता है उपद्रव, एक तरह से हड़कंप मचा दिया, दंगा कर दिया। तो इसमें क्या था कि जो कारतूस दिए जाते थे, एक नई रॉयल जो एनफील्ड राइफल है ना, वो एक तरह से यहाँ पर
इंट्रोड्यूस की गई, अंग्रेजों ने भारत के जो सिपाही थे उनको दी गई। अब उसका क्या था, उसमें एक कार्ट्रिज, उसमें जो गोली डाली जाएगी ना, बंदूक की गोली, उस गोली को लुब्रिकेट किया जाता था, उस पे चर्बी लगाई जाती थी काऊ और पिग के फैट की, यानी कि वो जो चिकनाई उसमें चाहिए वो चिकनाई यूज की जाती थी काऊ और पिग के फैट की। अब भाई काऊ सेक्रेड है अपने हिंदुओं के लिए, पिग अपने मुसलमानों के लिए, तो दोनों के खिलाफ ये काम कर गया। तो यहाँ पर दोनों सिपाही भड़क गए, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो। लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ पर राइट द रॉन्ग बाय विथड्रॉइंग द प्रॉब्लमेटिक कार्ट्रिजेस बट द हार्म हैड ऑलरेडी बीन डन। अब लॉर्ड कैनिंग ने बाद में कोशिश की कि इसको हटा दे, बट तब तक आग में घी का काम ये कर चुका था। देयर वाज रॉयटिंग इन सेवरल लोकेशंस, यानी कि जो अलग अलग लोकेशंस में रॉयट जो है शुरू हो चुकी थी, राइट। अब लोकेशन की बात करें तो भाई कहाँ कहाँ, मेरठ से शुरू हुई थी, ठीक है, दिल्ली आई, फिर जो पूरा नॉर्थ इंडिया था ना ये पूरा इसकी चपेट में आ चुका था। साउथ इंडिया इससे बहुत ज्यादा अनछुआ था, इस वजह से ये फेल भी हो गया था। इसके रीजंस में से एक ये भी आता है कि साउथ इंडिया इसका पार्ट नहीं था, राइट। अब देखा जाए तो जो है आपका बैरकपुर है, मंगल पांडे आपको पता है, कानपुर, ग्वालियर, यहाँ से कौन कौन सी लीडर, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, ठीक है, और इस तरह से जो है आपका बहादुर शाह जफर एंड ऑल, ये झांसी की जो लक्ष्मीबाई थी यहाँ से, तो ये पूरे पूरे लीडर और इनका जो सेंटर्स थे 1857 के, वो मैप मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। 10 मई 1857 को मेरठ से आउटब्रेक हो गया, 58 किलोमीटर दूर है जो दिल्ली से, वहां से लोग चल पड़े लाठी डंडे लेके, चाहे उनको जो मिला हाथ में, और encompassing पंजाब इन द नॉर्थ एंड नर्मदा इन द साउथ एज वेल एज बिहार इन द ईस्ट, राजपूताना इन द वेस्ट, मतलब यहाँ पे इसके बीच में ये हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पर देर वर rumblings of dissatisfaction in many cantonments even before the मेरठ ट्रेजेडी, ठीक है। उससे पहले, मेरठ से पहले, जो 10 मई से भी पहले यहाँ पर जो है शुरू हो चुकी थी, लोगों में जो खटास थी और जो उपद्रव था वो शुरू हो चुका था बिफोर 1857 एंड बिहाइंड द मेरठ ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका not other than Meerut also. In February 1857, 19th native infantry in Berhampore, ये वेस्ट बंगाल में, और which refused to use the newly imported Enfield rifle, right. यहाँ पर ये शुरू हो चुका था। मंगल पांडे, उनको 34th नेटिव इन्फेंट्री, यहाँ से क्वेश्चन आता है, राइट, कि कौन सी इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे भाई, 34th नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, ठीक है। उनको यहाँ पर जो है मार दिया गया था, फांसी चढ़ा दी गई थी उनके रिवोल्ट करने की वजह से। बैरकपुर जो वेस्ट बंगाल में है, 8 अप्रैल को he was overcome and hanged and his unit was dissolved in May, right. Then there was the blast in Meerut, right. इसके बाद the lubricated cartridges were declined by 90 troops and 3rd native cavalry on for 24th April। अगर देखा जाए तो lubricated cartridges जो थे वो मतलब हटा लिए गए थे 19 ट्रूप्स और 3rd नेटिव कैवलरी से। 9 मई 19 जो 85 जो है of 9 मई को 85 of them were found guilty, condemned to 10 years in jail and placed in shackles, यानी कि सलाखों के पीछे उनको डाल दिया गया था। इंडियन सोल्जर्स जो मेरठ में स्टेशन थे वहां से इरप्ट हो गई थी म्यूटनी एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, और इसके बाद जो है धीरे धीरे ये पूरे जो है नॉर्थ इंडिया में फैल गई थी। बहादुर शाह ये हेड ऑफ द रिवोल्ट थे और ये दिल्ली से जो है लीड कर रहे थे, राइट। तो बेसिकली एक लीडर का फेस इनको दिया गया था। ही वाज द लास्ट मुगल रूलर, लास्ट मुगल एम्परर थे, बट इनका जो मेन जो थिंग थी वो क्या थी कि इनको जाते जाते थोड़ा सा फील जो है राजा होने का फील यहीं पे मिला था और दिया गया था। हुआ क्या था कि लेटर मुगल में वैसे भी इनको इतना ज्यादा पावर और इनके पास कोई भी से नहीं था, बट इनको जब रिवोल्ट जब हुआ तो लोगों ने इनको एक तरह से लीडर बना दिया इस पूरे 1857 रिवोल्ट का। तब इनको इनका जो है ईगो थोड़ा सा सेटिस्फाई हुआ और ये बुढ़ापे में भी इनको जो है थोड़ा लड़ने के ये काम मतलब इन्होंने चाहा अगेंस्ट मुगल रूल, सॉरी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। बट इसकी इनके साथ हुआ क्या, then yes, let's come back।
तो यहाँ पे आपका जो बहादुर शाह जफर थे, इनका लास्ट में आते आते आपका ईगो सेटिस्फाई ये इस वजह से हुआ क्योंकि अब इनको एक जो है रूलर इनको लीडर मान लिया गया था 1857 रिवोल्ट का। अब इसके बाद जो है लास्ट मुगल रूलर थे, बट इनका हाल लास्ट में बहुत बुरा हुआ था। मुगल डायनेस्टी का इतना लंबा जो इतने साल से रूल चला रहा था, यहाँ पे आके खत्म होता है। ठीक है, तो इनको यहाँ पर दिल्ली में रूल जो लीडर बना दिया गया था। और जो लीडर थे जैसे कि आपका राजस्थान, पटना बॉर्डर से आउटस्कर्ट्स ऑफ राजस्थान बॉर्डर यहाँ तक पूरा फैला हुआ था। कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर, आरा बिहार में ये सब जो है एरियाज थे। लखनऊ वाज द कैपिटल ऑफ अवध। बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ रही थी। ठीक है, नाना साहब आपके कानपुर से लड़ रहे थे। ठीक है, और उन्होंने जो है ब्रिटिश जो इंसरेक्शन को ज्वाइन किया था, और बिकॉज उन्होंने उनकी पेंशन नहीं दी थी या छीन ली थी। और विक्ट्री वाज फ्लीटिंग। और इसके बाद जो है आपका इसके साथ साथ जो नाना साहब थे वो यहाँ पर मैनेज टू भागने में कामयाब हो गए। और बट हिज सुपर्ब लीडर तांत्या टोपे ये आपका जो है लड़ते रहे, और तांत्या टोपे जो है उनकी जेल हो गई थी और इनको लास्ट में हैंग भी कर दिया गया था। बाद में जब ब्रिटिश रिफ्यूज टू एक्नॉलेज हर अडॉप्टेड सन, यहाँ पर उनको जो किंगडम ऑफ झांसी था, 22 ईयर ओल्ड रानी लक्ष्मीबाई ये इनके अगेंस्ट आके खड़े हुए। सबसे मेन जो है अट्रैक्शन इस रिवोल्ट का तो यही रही थी। ठीक है, उन्होंने इनके खिलाफ लड़े। बाद में ये आपकी 1 ईयर लेटर ये इनका भी जो है मार दिया गया था इनको। ब्रिटिश वर एबल टू रीटेक ग्वालियर। कुंवर सिंह ये आपका जो है फैमिली जगदीशपुर बिहार, वहां से एक राजपूत थे और बिलोंग करते थे रॉयल फैमिली से। उनको भी जो है यहाँ पर बिहार से ये सबसे ओल्डेस्ट लीडर थे। ठीक है, अपने लेट 90s में थे, फिर भी ये लड़े। ठीक है, और प्लेस ऑफ रिवोल्ट और इनके लीडर्स के बारे में देख लेते हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल, राइट, और ये दिल्ली से जो है बहादुर शाह और जॉन निकोलसन जो है अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों की तरफ से। हेनरी लॉरेंस अंग्रेजों की तरफ से लखनऊ में। कानपुर में नाना साहिब और सर कॉलिन कैम्पबेल ये जो कमांडर थे। झांसी से लक्ष्मीबाई तांत्या टोपे और जनरल ह्यूरोज वहां से थे, इनके कमांडर थे। इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली और कर्नल ऑनसेल थे। और बिहार से कुंवर सिंह और विलियम टेलर यहाँ से थे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविलियंस। अब सिविलियंस का क्या कंट्रीब्यूशन रह जाएगा इस रिवोल्ट में वो देख लेते हैं। तो बेसिकली जो रिवोल्ट थी इसमें जो सिविलियन थे वो मेनली जो है आपके धीरे धीरे इसमें ऐड हो रहे थे, और स्पेशली अवध और नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन थी यहाँ से सबसे ज्यादा आ रहे थे। लॉन्ग हैंड कंप्लेंट थी उनकी, बहुत ज्यादा उनको एक्सप्रेस करने का मौका मिला जो दबी हुई उनकी इच्छाएं थी। फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन, शॉपकीपर्स, डे लेबरर्स, जमींदार से ये सब यहाँ पर आपके आए थे इसमें शामिल होने के लिए। ठीक है, पीजेंट्स एंड पिटी जमींदार्स ये वेंटेड देयर फ्रस्ट्रेशंस हियर बाय असॉल्टिंग द मनी लेंडर्स एंड जमींदार, राइट। They took advantages of the uprisings to destroy the accounts and debt records of the moneylenders. They also targeted law courts, revenue offices, तहसील टैक्स records and police stations. ये सब यहाँ पर अब जो है इनमें शामिल हो गया था। 1 महीने के अंदर अंदर जो है रेबल्स ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया, और उनके जो है उसके बाद जो है अदर रीजन्स जो है कंट्री के वहां से फैल गए। अब रिवोल्ट का सप्रेशन कैसे हुआ भाई? 20 सितंबर 1857 को आते आते जो है ब्रिटिशर्स ने फाइनली दिल्ली को कैप्चर कर लिया, और लाल किले पर उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया था। जॉन निकोलसन जो यहाँ पर जो लीड कर रहे थे कमांडर, वो बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। बहादुर शाह जो है ये पकड़े गए थे। रॉयल प्रिंसेस उनको मार दिया गया था, इनके बेटों को, और जो है आपका हुमायूं टूम उसमें मार दिया गया था, राइट। इसके बाद 1862 में यहाँ पर रंगून में उनको भेज दिया गया था, और वहां पर उनकी डेथ हो गई थी। और रिवोल्ट के सब मेजर लीडर एक के बाद एक करके मर गए थे। मिलिट्री ऑपरेशन जो थे कानपुर में, ये यहाँ पर अब उन्होंने रिक्लेम करने की कोशिश की थी लखनऊ को, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। बेगम हजरत महल नेपाल उनको जो भेज दी गई थी, नेपाल चली गई थी। ठीक है, एट द एंड ऑफ 1859 पूरा का पूरा जो है जो इंडिया है ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ गया था। ये अब हम यहाँ पर देखेंगे। फेलियर के कॉज क्या थे? सबसे इंपॉर्टेंट यही है भाई, क्या कॉज थे इनके फेलियर के? भाई ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन मिसिंग था। आप देख सकते हैं नॉर्थ इंडिया में ही मैंने दिखाया था पूरा का पूरा लोग शामिल थे, बट साउथ इंडिया इससे बाहर था। लैग इंडियन वेनियर, यानी कि इंडियन ईस्टर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स वर मोस्टली अनहार्म्ड। इसमें से ये रीजन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। कंपनीज हार्श सप्रेशन ऑफ प्रीवियस अपराइजिंग इन एरियाज में रही थी। ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन, इवन अवध तालुकदार बैक्ड ऑफ। जैसे कोई
कोई हाई क्लास है जिनको अंग्रेजों से फायदा हो रहा है वो इसमें शामिल नहीं हो रहा था, जो लोगों को नुकसान हो रहा है बस वही इनके खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये एक रीजन था। ठीक है, मनी लेंडर मर्चेंट्स ये पर्टिकुलरली ये आपके माउंट म्यूटिनियर्स रेज एंड देयर इंटरेस्ट वर बेटर safeguarded under British patronage. Educated Indians saw the insurrection as backward-looking, pro-feudal, and a backlash to modernity by old conservative forces. Their individuals had great hopes and that the British would usher in a period of modernization. ठीक है, तो ये इनके एजुकेटेड इंडियंस थे, वो बेसिकली सपोर्ट कर रहे थे इनको, ब्रिटिशर्स को, इनके खिलाफ लड़ नहीं पाए। मेजोरिटी ऑफ इंडियन किंग्स ये भी इनको ज्वाइन कर चुके थे और इनको हेल्प नहीं किया लोकल लोगों का। पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट, लोगों के पास हथियार नहीं थे लड़ने के लिए, सर लाठी डंडों से थोड़ी कोई लड़ाई जीती जाएगी। उनके पास तो एनफील्ड राइफल थी, यहाँ पर कुछ था ही नहीं। ठीक है, ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे वो उनके पास बिल्कुल मतलब कटिंग एज जो वेपनरी थी उस टाइम की वो उनके पास थी, राइट। इसके बाद उनके पास कम्युनिकेशन की जो है सिस्टम थे, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वो हो गया था शुरू तब तक, बट इंडियंस के पास कुछ नहीं था। एक यहाँ नॉर्थ से अगर तो थोड़ा सा इसमें बंगाल में कोई आपका पहुंचाना हो कोई इंफॉर्मेशन तो उसको कई दिन लग जाते थे, तो इतने में तो आपका हार गए थे तब तक ये। और एक सिंगल लीडरशिप की कमी थी, सिंगल कोई लीडर नहीं था यहाँ पे, राइट। पुअरली ऑर्गेनाइज था अपराइजिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द अदर हैंड वाज लकी टू हैव पर्सन्स टू रिमार्केबल, जैसे ये जितने भी कमांडर थे इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी, मैंने बताया कोई सिंगल लीडर था ही नहीं, ठीक है। इसके बाद जो है वैरायटी ऑफ फोर्सेस विद वेरिंग ग्रीवेंसेस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज यहाँ पर आ गए थे, ठीक है। इंडिया मॉडर्न नेशनलिज्म यहाँ पर जिसके बारे में अब तक सुना नहीं था, ये आ गया था 1857 के बाद। यानी कि इसमें अब जो है मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखेंगे पहली बार नेशनल जो फीलिंग है, नेशन की फीलिंग है, नेशनहुड की, ये आ गई थी। तो प्रेजेंटेड टू यू ओनली बाय शून्य आईएएस। तो शून्य पीसीएस की तरफ से ये पूरा जो क्लास मैंने आपको दिया, नेचर एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ रिवोल्ट, ये हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।